नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है बेटा बॉन्ड एंगल। बंद कोण। डेफिनेशन है बेटा एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ बॉन्ड पेयर around central atom is called bond angle। डेफिनेशन क्या दिया बेटा हमने, देखो जरा, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ बॉन्ड पेयर, ऑर्बिटल के बीच का कोण है। एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल के बीच का एंगल है किसके ऑर्बिटल, बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल, राइट। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने टू कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी देता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोल देते हैं, बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता उसके लिए अपन क्या टर्म लेते हैं, लॉन पेयर। तो हम क्या कह रहे हैं, एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल के बीच का एंगल है, लेकिन वो ऑर्बिटल किसका होना चाहिए, बॉन्ड पेयर का होना चाहिए, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ होना चाहिए। अराउंड सेंट्रल एटम, किसके अराउंड, सेंट्रल एटम के। तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का एंगल जो है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड एंगल। लेकिन ये ऑर्बिटल किसके होने चाहिए, बॉन्ड पेयर के होने चाहिए, न कि लॉन पेयर के। देखो जैसे सिंपल सी बात, ये मेरे पास ए सेंट्रल एटम, ये बी और ये सी, तो इनके बीच का जो एंगल है इसको अपन थीटा बोलेंगे। ये है बॉन्ड एंगल, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर। इस बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल और इस बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड एंगल बोलेंगे, राइट। किस किस के बीच में बेटा, ये बॉन्ड पेयर हुआ, ये भी बॉन्ड पेयर, इन दोनों बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल, इसके अंदर ऑर्बिटल होंगे, इसके अंदर भी ऑर्बिटल होंगे, राइट। इस बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल और इस बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होगा उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। क्लियर। जैसे मान लो इसके पास लोन पेयर भी अवेलेबल है, मान लिया इसके पास लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर भी किसी ऑर्बिटल में होगा, तो इसके बीच का जो एंगल है इसको बॉन्ड एंगल नहीं बोलते, एंगल तो बोलेंगे इसको, लेकिन बॉन्ड एंगल टर्म जो है किसके लिए यूज में लेंगे, इस ऑर्बिटल किसका होना चाहिए, बॉन्ड पेयर के ऑर्बिटल और उसके बीच का एंगल। ऑर्बिटल तो ये भी है, लेकिन इनमें क्या है बेटा, लोन पेयर है, तो लोन पेयर जिन ऑर्बिटल में है उनके बीच के एंगल को अपन बॉन्ड एंगल नहीं बोलना चाहिए, टेक्निकली सही नहीं है वो। कई बार हम लोग भी लिख देते हैं, वो अलग बात है, किस चीज को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि जो बॉन्ड पेयर है उनके जो ऑर्बिटल है उसके बीच का जो एंगल है वो बॉन्ड एंगल है। लोन पेयर के बीच का जो एंगल है, जिन ऑर्बिटल में लोन पेयर उसके बीच का जो एंगल है उसको आप बॉन्ड एंगल की टर्म नहीं दे सकते। डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भाई बॉन्ड एंगल को चेक कैसे करेंगे या उसकी कंपेरिजन कैसे करेंगे। तो बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला Z इक्वल्स टू 1/2 एन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज मोड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी मोड ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस मोड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहां पे तो मोड नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, यहां जरूरी है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का तरीका, Z की वैल्यू पता करोगे, Z इक्वल्स टू 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आया तो sp2, Z की वैल्यू 4 आई sp3, Z की वैल्यू 2 है sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, Z की वैल्यू 5 sp3d, Z की वैल्यू 6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, Z की वैल्यू 7 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ठीक,
हाइब्रिडाइजेशन किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इससे आप क्या निकाल लोगे, Z इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है वो ऐड कर देंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज उसको माइनस कर देंगे, और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, जितने भी मोनोवेलेंट एटम है उनको जोड़ देंगे, उससे अपने पास Z आ जाएगा। ठीक बात है क्या बेटा? तो पहला काम क्या है आपका, हाइब्रिडाइजेशन को चेक करोगे, कर लोगे इस फॉर्मूले से चेक। चल आगे बढ़ता है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के बाद सेकंड पॉइंट, अब ये पॉसिबिलिटी है कि आपको जितने भी एग्जांपल दिए हैं उन एग्जांपल में हाइब्रिडाइजेशन सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट आया तो आप बहुत लकी हो, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आया तो अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। भाई मैंने आपको 3 मॉलिक्यूल दिए, आपने तीनों में हाइब्रिडाइजेशन चेक किया और तीनों में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आया, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट एंगल होगा। अरे बोलो, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट एंगल। जैसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180। sp में क्या होता है, सेंट्रल एटम के अराउंड यहां जो बॉन्ड एंगल है वो 180 रहता है। sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ट्राइगोनल ऐसे बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहां बॉन्ड एंगल 120 रहता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये लीनियर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर, रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय, रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 है तो टेट्राहेड्रल, यहां बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। कोई नाप के नहीं देखेगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स ही मिलेगा। ये भी सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स के होते हैं। समझ में आ रही क्या बात? अरे बोलो। तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो डिफरेंट बॉन्ड एंगल बता देंगे, अपना आंसर फटाफट आ जाएगा। अरे बोलो। तो आपका सबसे पहला काम, आपको जब डिफरेंट मॉलिक्यूल वो दे और हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन करने के लिए बोले, तो आप बोलेंगे कि मैं एक बार हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेता हूं। हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट आएगा तो डिफरेंट ही बॉन्ड एंगल मिलेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में 180 एंगल है, sp2 में 120 है, sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट एंगल आएगा। अब ये हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए बेटा, सेम आ जाए। ये एक पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा सीन बन सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, फिर आप लॉन पेयर चेक करोगे। अब क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया। आपको मैंने 3 मॉलिक्यूल दिए, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम आया, तो आप लॉन पेयर चेक करोगे, तीनों में लॉन पेयर भी 0 आया, तो आप लिखोगे बॉन्ड एंगल सेम। हाइब्रिडाइजेशन सेम आया, तीनों में लॉन पेयर 0 मिला। मेरे पास 3 एग्जांपल थे, मैंने तीनों में हाइब्रिडाइजेशन देखा, हाइब्रिडाइजेशन सेम मिला, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं लॉन पेयर चेक करूं। लॉन पेयर भी तीनों में 0 आ गया तो बॉन्ड एंगल में बोलूंगा कि सेम होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब ऐसा हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट नंबर ऑफ लॉन पेयर डिफरेंट है, लॉन पेयर डिफरेंट आ गया, राइट। ए बी सी, मेरे पास 3 मॉलिक्यूल थे। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में मान लो लॉन पेयर 2 आ गए, सेकंड वाले में 1 आया, थर्ड वाले में 0 आया। हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सेम आया, लॉन पेयर तीनों में अलग अलग आए। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को लॉन पेयर रिपल्शन देखना पड़ेगा। लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जिसमें लॉन पेयर रिपल्शन होगा उसमें बॉन्ड एंगल क्या आएगा, कम आएगा। जैसे मैं H2O की बात करूं तो H2O में क्या है, H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। आइडियल बात कर रहे हैं, आइडियली H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन लॉन पेयर और लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो लॉन पेयर रिपल्शन होगा, तो मॉलिक्यूल इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो इन दोनों बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल डिक्रीज हो जाएगा।
समझ में आ रही है क्या बात? तो जब जब लॉन पेयर रिपल्शन होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है तो कम डिक्रीज होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है तो सबसे कम डिक्रीज होगा बॉन्ड एंगल। समझ में आ रही क्या बात? हम क्या कहना चाहते हैं कि लॉन पेयर रिपल्शन प्रेजेंट है तो वहां बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन पेयर एक दूसरे के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये उधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ पुश करेगा, तो ये इस बॉन्ड एंगल को नीचे पुश कर रहा है, ये भी नीचे पुश कर रहा है, तो दोनों बॉन्ड को पुश किया जा रहा है, तो इन दोनों जो बॉन्ड पेयर है इसके बीच का एंगल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो जहां लॉन पेयर रिपल्शन मिलेगा वहां बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आया तो डिफरेंट बॉन्ड एंगल मिलेगा, मैटर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ गया, मान लो 3 मेरे पास मॉलिक्यूल है ए बी सी, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आया, तीनों में लॉन पेयर 0 मिला, तो अपन बोलेंगे बॉन्ड एंगल भी सेम है। अब ऐसा सिनेरियो बन गया कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है लेकिन उन तीनों में लॉन पेयर का जो नंबर है वो डिफरेंट है, तो जिसमें लॉन पेयर रिपल्शन होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा। तो लॉन पेयर रिपल्शन जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा। अब ऐसा भी सीन बन सकता है, अब एक ऐसा सीन बन जाए हाइब्रिडाइजेशन सेम, सोच के देखना तुम ही, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लॉन पेयर 0 नहीं है, सेम है। हाइब्रिडाइजेशन सेम और लॉन पेयर 0 होगा तो बॉन्ड एंगल सेम होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, नंबर ऑफ लॉन पेयर भी सेम हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि लॉन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है। ए बी सी 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों के पास हाइब्रिडाइजेशन सेम आया और तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम आया और तीनों में मान लो नंबर ऑफ लॉन पेयर भी सेम है, एक एक लॉन पेयर है तीनों में, तो ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा। बॉन्ड एंगल सेम कब होगा? जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लॉन पेयर क्या हो? 0 हो, तो बॉन्ड एंगल सेम होगा। लेकिन हम उस केस की बात कर रहे हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है लेकिन लॉन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन तीनों में सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है वो तीनों में डिफरेंट होगा। मान लो सर आप एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ, नंबर ऑफ लॉन पेयर भी सेम हुआ और सेंट्रल एटम भी सेम हुआ, फिर क्या करोगे आप? तो ऐसी सिचुएशन में सराउंडिंग एटम को देखेंगे, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। अब लेकिन कोई मुझको यह मत कह देना कि सर इसके अलावा भी कोई सिचुएशन बनेगी, नहीं बनेगी। सबसे पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, राइट? हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट आएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन सेम आया तो फिर हम देखेंगे लॉन पेयर अगर 0 है तो उन तीनों का बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन सेम आया लेकिन नंबर ऑफ लॉन पेयर डिफरेंट हुआ, एक में 2 लॉन पेयर है, एक में 1 है, एक में 1 भी नहीं है, तो वहां लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन या बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखेंगे। जिसमें लॉन पेयर रिपल्शन होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है? ऐसा सीन बन जाए कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और नंबर ऑफ लॉन पेयर, मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है ए बी सी, तीनों में मान लो हाइब्रिडाइजेशन सेम आया, नंबर ऑफ लॉन पेयर भी तीनों में सेम है, मान लो तीनों में एक एक लॉन पेयर है, राइट? 0 नहीं बोला, एक एक लॉन पेयर बोला। 0 होगा तो बॉन्ड एंगल सेम होगा। मैं कह रहा हूं ए बी सी 3 मॉलिक्यूल, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम, तीनों में मान लो नंबर ऑफ लॉन पेयर भी सेम आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या तो वह सेंट्रल एटम डिफरेंट मिलेंगे या सराउंडिंग एटम डिफरेंट मिलेंगे। सेंट्रल एटम डिफरेंट मिला तो बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट? मान लो सेंट्रल मेटल सेम मिल गया तो फिर ऐसा सेंट्रल एटम सेम मिला तो सराउंडिंग एटम डिफरेंट होगा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। तो इस ऑर्डर में आपको चेक करना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आप उसके ऊपर इन कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा BF3 और BCl3, इनमें अपने को बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन करनी है। ठीक है बेटा, किस किस में? BF3 और BCl3 के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन Z इक्वल्स टू 1/2। बोरॉन सेंट्रल एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल में 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन, 3 आ जाएगा बेटा। प्लस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। नेगेटिव चार्ज को जोड़ देते हैं और पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देते हैं, इसको ऐड कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 3, 3 + 3 6 / 2 3 आएगा। Z की वैल्यू 3 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। Z की वैल्यू 3 आई तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, राइट। तो लॉन पेयर आ जाएगा Z माइनस सराउंडिंग एटम, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब लॉन पेयर और देख लो, Z की वैल्यू कितनी आई 3, सराउंडिंग एटम कितने हैं बेटा 3, Z की वैल्यू 3, सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर 0। इसमें चेक करो Z इक्वल्स टू 1/2। बोरॉन के पास सेंट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 3 मोनोवेलेंट एटम है, क्लोरीन मोनोवेलेंट, 6 / 2 3, Z की वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। लॉन पेयर कैलकुलेट करो, Z माइनस सराउंडिंग, Z की वैल्यू 3 माइनस सराउंडिंग एटम 3, 3 - 3 0। हमने देखा दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, हाइब्रिडाइजेशन सेम आया। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होता तो डिफरेंट एंगल होता, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम। अब अगला पॉइंट, लॉन पेयर चेक करो, लॉन पेयर 0, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लॉन पेयर 0 हो, तो ऐसे केस में बॉन्ड एंगल क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। अरे बोलो, यही पॉइंट पढ़ाया था हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CO2 CO3 -2 और CH4। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, Z इक्वल्स टू 1/2। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, मोनोवेलेंट एटम 0, 4 / 2 क्या आएगा बेटा? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। लॉन पेयर Z माइनस सराउंडिंग एटम, Z माइनस सराउंडिंग एटम, तो Z की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, सराउंडिंग एटम कितना है? 2, लॉन पेयर आ गया आपके पास 0। इसमें बोलो बेटा Z इक्वल्स टू 1/2। कार्बन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस नेगेटिव चार्ज 2 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0 प्लस मोनोवेलेंट एटम 0। मोनोवेलेंट एटम होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। तो 4 + 2 6 / 2 3 आएगा बेटा। हाइब्रिडाइजेशन sp2। लॉन पेयर बताओ, Z माइनस सराउंडिंग, Z की वैल्यू 3, सराउंडिंग 3, लॉन पेयर 0। CH4 Z इक्वल्स टू 1/2। कार्बन के सेंट्रल एटम है कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवेलेंट एटम 4, 4 + 4 8 / 2 कितना आएगा बेटा? 4। Z की वैल्यू आ गई 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लॉन पेयर क्या आएगा बेटा? 4 - 4, 4 - 4, लॉन पेयर आ गया 0। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसमें sp है, इसमें sp2, इसमें sp3। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट बॉन्ड एंगल। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, एक में sp, एक में sp2, एक sp3। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट बॉन्ड एंगल। sp में बॉन्ड एंगल होता है 180, sp2 में 120, sp3 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये आ जाएगा आपका ऑर्डर। कर लोगे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
NH2 माइनस NH3 और NH4 प्लस। ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो सब में। Z इक्वल्स टू 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5, नेगेटिव चार्ज 1, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं बेटा जरा बताओ? 2, 5 + 6 + 2 8 डिवाइड बाई 2 4। Z की वैल्यू 1/2, नाइट्रोजन के पास 5, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, तो आउटर मोस्ट शेल सेकंड है जिसमें 2s2 2p3, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने 5। नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवेलेंट एटम 3, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा 4, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था sp3। Z इक्वल्स टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 1 प्लस मोनोवेलेंट एटम 4, 5 + 4 1 9, 9 - 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सेम आ रहा है, तो अपने को लॉन पेयर देखना पड़ेगा। लॉन पेयर बोलो बेटा, Z माइनस, Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 2, 4 - 2, लॉन पेयर आ जाएगा 2। लॉन पेयर इसमें बोलो बेटा, Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर आएगा बेटा 1। अब इसमें Z की वैल्यू बेटा 4, Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम भी 4, लॉन पेयर 0। तो बेटा इसमें 2 लॉन पेयर हैं, तो इसमें लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। अरे बोलो, और मैंने बताया था लॉन पेयर में रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जैसे ये कोई एटम है आपके पास, मान लो ये इसके पास 2 लॉन पेयर है, तो अब इन लॉन पेयर में रिपल्शन होगा तो ये इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ पुश करेगा। लॉन पेयर में रिपल्शन होगा तो ये अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये लेफ्ट मूव करेगा और वो राइट मूव करेगा, ऐसे मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। लॉन पेयर में जब रिपल्शन होगा तो उसको मिनिमाइज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये इस वाले बॉन्ड को नीचे की तरफ कंप्रेस कर देगा, ये इस वाले को कंप्रेस करेगा, तो ओवरऑल ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम सही बोल रहे हैं, इसमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है तो इसमें बॉन्ड एंगल के डिक्रीज होने के चांस मिनिमम है, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। जिसमें इसमें लॉन पेयर रिपल्शन है, इसमें एक लॉन पेयर है और बाकी बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर रिपल्शन है, और इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जो सबसे इफेक्टिव रिपल्शन है वो ये है, इस रिपल्शन से बॉन्ड एंगल ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो जिसमें जितना ज्यादा लॉन पेयर रिपल्शन होगा उस बॉन्ड एंगल के डिक्रीज होने के चांस उतने ज्यादा हो जाएंगे। कर लेंगे? नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा SO2 और SO3। तो Z की वैल्यू 1/2, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, मोनोवेलेंट नहीं है। Z की वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, लॉन पेयर आएगा बेटा 3 - Z माइनस सराउंडिंग एटम 3 - 2 1, इसमें आएगा Z इक्वल्स टू 1/2, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6, नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0, हाइब्रिडाइजेशन Z की वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, लॉन पेयर कितना आएगा बोलो बेटा? Z की वैल्यू 3 माइनस सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर आएगा 0। यहाँ एक लॉन पेयर है, यानी कि यहाँ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, एक लॉन पेयर है तो बाकी सब बॉन्ड पेयर ही होंगे। यहाँ पर बेटा लॉन पेयर 0 आ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। ज्यादा इफेक्टिव रिपल्शन कौन सा है? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। अगर ये रिपल्शन ज्यादा होगा तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हम SO2 की बात करें तो S डबल बॉन्ड O और ये एक लॉन पेयर, तो अब ये लॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, ये लॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, इन दोनों में रिपल्शन होगा,
तो रिपल्शन होने की वजह से ये वाला बॉन्ड जो है, बॉन्ड पेयर जो है नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। जबकि SO3 में क्या हो रहा है, SO3 में लॉन पेयर नहीं है, तो ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन जो होता है वो मिनिमम होता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन लॉन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी ठीक ठाक होता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा तो उसको मिनिमाइज करने के लिए नीचे की तरफ आएगा बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देगा। तो ये आंसर आ गया कि SO3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलेगा। क्यों? नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारे पास CH4 NH3, CH4 NH3 और H2। Z इक्वल्स टू 1/2, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4, नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0, मोनोवेलेंट 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लॉन पेयर आएगा बेटा आपके पास Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम 4, लॉन पेयर आएगा 0। Z इक्वल्स टू 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5, नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 3, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लॉन पेयर आएगा बेटा Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 3, कितना जाएगा बेटा 1। इसमें बताओ Z इक्वल्स टू 1/2, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, आउटर मोस्ट शेल में 6, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, तो आउटर मोस्ट शेल में बेटा 4 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2, राइट, 6 प्लस नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज 0, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम है, 2 मोनोवेलेंट एटम, 8/2, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लॉन पेयर कैलकुलेट करो, 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है बेटा 2, लॉन पेयर आ जाएगा आपके पास 2। इसमें लॉन पेयर 0 है बेटा, इसमें लॉन पेयर 1, इसमें लॉन पेयर 2, तो H2O में ऐसा सीन बनेगा, लॉन पेयर और लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर हैं, तो लॉन पेयर पे रिपल्शन होगा। मिनिमाइज करने के लिए इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। कर लेंगे आप आराम से। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा CCl4, SiCl4, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन। देखो अब बेटा Z इक्वल्स टू 1/2, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम, 4 + 2, 4 + 4, 8/2, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, राइट। लॉन पेयर आएगा बेटा आपके पास Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 4, 4 - 4 0। इसमें चेक करो Z इक्वल्स टू 1/2, सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन और कार्बन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सॉरी कार्बन और सिलिकॉन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप से या एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट, ग्रुप सेम है इनका। तो इसके आउटर मोस्ट में 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, इसमें भी 4 ही मिलेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने मिलेंगे 4। तो ये आ जाएगा बेटा 4 प्लस मोनोवेलेंट नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी मोनोवेलेंट एटम 4, तो ये आ जाएगा 4 + 4 8/2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें चेक करोगे तो भी sp3 आएगा, इसमें भी sp3 आएगा, Z की वैल्यू इसमें भी 4 आएगी, Z की वैल्यू इसमें भी 4 आएगी, राइट। लॉन पेयर चेक करो,
तो लॉन पेयर क्या आएगा बेटा 4 - 4 0। इसमें लॉन पेयर निकालोगे Z की वैल्यू 4 आएगी। अब चेक करके देख लेना, सराउंडिंग एटम 4 0 आएगा लॉन पेयर। अरे छोटे बच्चों की तरह थोड़ी पढ़ाना पड़ेगा। लॉन पेयर निकालोगे Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम भी 4, ये आएगा लॉन पेयर 0। तो सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, sp3 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 sp3, लॉन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लॉन पेयर 0, इट मींस बॉन्ड एंगल सेम। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है ClO4 माइनस ClO3 माइनस ClO2 माइनस, ठीक है। बता Z इक्वल्स टू 1/2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, राइट, नेगेटिव चार्ज 1, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0, क्लोरीन सेंट्रल एटम है। ध्यान रखना Cl अब मोनोवेलेंट नहीं है, ये सेंट्रल एटम है। यहाँ पे लीस्ट En एटम जो होता है सेंट्रल एटम होता है। क्लोरीन की En होती है 3.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5, जिसकी En कम होती है वो सेंट्रल होता है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 1, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0, 7 + 8 / 2 क्या जाएगा 4, और लॉन पेयर क्या जाएगा बेटा आपके पास 4 माइनस, सराउंडिंग एटम भी कितने हैं 4, लॉन पेयर आ जाएगा 0। Z की वैल्यू आई 4, उसमें से सराउंडिंग एटम को माइनस किया, लॉन पेयर आ गया 0। इसमें बताओ Z इक्वल्स टू 1/2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7, नेगेटिव चार्ज 1, पॉजिटिव 0, मोनोवेलेंट 0, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। लॉन पेयर कितना आएगा बेटा Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर आएगा बेटा 1। Z की वैल्यू 1/2, Z इक्वल्स टू 1/2, Z इक्वल्स टू 1/2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7, नेगेटिव चार्ज 1, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर कितना आएगा बेटा, ये लॉन पेयर अपने पास आ जाएगा बेटा Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितना है 2, लॉन पेयर आ जाएगा 2। अब इसमें लॉन पेयर 0, इसमें 1, इसमें 2, तो इसमें लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, 2 लॉन पेयर है, और लॉन पेयर रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो ये ऑर्डर बन जाएगा, क्यों बेटा, लॉन पेयर में रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल हो जाता है डिक्रीज। कर लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास SiO4 माइनस -4, PO4 -3, ClO4 माइनस और SO4 -2। Z इक्वल्स टू 1/2, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4, राइट, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, राइट, नेगेटिव चार्ज 4, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0, 8 + 4 + 4 8 / 2 4, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर आएगा 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितने, Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम 4, लॉन पेयर आ जाएगा बेटा 0। यह आएगा Z इक्वल्स टू 1/2, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 5, राइट, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देख लो भाई, 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है बेटा 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 10 2 12 3 15, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 3 + 2 5 प्लस नेगेटिव चार्ज 3, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0, तो ये आ गया 8 / 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3,
लॉन पेयर क्या आएगा बेटा, Z की वैल्यू कितनी है 4, सराउंडिंग एटम कितना है 4, लॉन पेयर आ जाएगा 0। Z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 4, लॉन पेयर 0। Z इक्वल्स टू 1/2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 प्लस नेगेटिव चार्ज 1, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0। Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लॉन पेयर आएगा बेटा, Z की वैल्यू है 4 माइनस सराउंडिंग एटम 4, लॉन पेयर 0। Z इक्वल्स टू 1/2, सल्फर, सल्फर एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16, तो यह आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज 2, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0। तो हो जाएगा 8/2 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। लॉन पेयर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम 4, लॉन पेयर आ जाएगा 0। हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है सब में, लॉन पेयर 0 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लॉन पेयर 0 है, इट मींस बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, SOCl2 और SO2Cl2, SOCl2 और SO2Cl2। Z इक्वल्स टू 1/2, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 2। Z की वैल्यू आ जाएगी 4, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। लॉन पेयर कितना आएगा बेटा, 4 माइनस सराउंडिंग एटम 2 और 1 3। सल्फर सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग, तो 2 + 1 3, सराउंडिंग एटम हो गया 3। Z माइनस सराउंडिंग एटम यानी कि 4 - 3 इक्वल्स टू 1। इसमें आएगा Z इक्वल्स टू 1/2, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6, ये सेंट्रल एटम है, आउटर मोस्ट शेल में 6, नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 2। हाइब्रिडाइज Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लॉन पेयर क्या आएगा बेटा आपके पास, 4 माइनस सराउंडिंग एटम 2 तो क्लोरीन हो जाएगा, दो तो क्लोरीन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम, 4 - 4 0। हाइब्रिडाइजेशन सेम है दोनों में, sp3 आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन लॉन पेयर डिफरेंट। इसमें एक लॉन पेयर है, इसमें 0 लॉन पेयर, तो एक लॉन पेयर है, इसका मतलब बाकी बॉन्ड पेयर है, यानी कि इसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा। अरे एक लॉन पेयर है तो कॉमन सेंस है बाकी बॉन्ड पेयर होंगे, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा। यहाँ एक भी लॉन पेयर नहीं है तो ओनली क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सारे ही बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। जब लॉन पेयर प्रेजेंट है, एक लॉन पेयर प्रेजेंट है तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। एक भी लॉन पेयर नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शन। कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। इस रिपल्शन के होने के बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आ जाएगा। कर लोगे? NCl3, PCl3, ASCl3, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में। Z इक्वल्स टू 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5, नेगेटिव 0, पॉजिटिव 0, 3 मोनोवेलेंट एटम। Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लॉन पेयर क्या आएगा बेटा, Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर 1। Z इक्वल्स टू 1/2, फास्फोरस सराउंडिंग एटम एक ही ग्रुप के मेंबर है ये,
तो सेंट्रल ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, तो फास्फोरस के में भी 5 मिलेंगे, आर्सेनिक में भी 5 मिलेंगे। 5 प्लस -0 +0 प्लस मोनोवेलेंट एटम 3, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर आएगा बेटा Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर आएगा 1, Z इक्वल्स टू 1/2। आर्सेनिक इसी ग्रुप का है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे 5, -0 +0 मोनोवेलेंट एटम 3, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर आ जाएगा बेटा Z की वैल्यू 4 माइनस सराउंडिंग एटम 3 1। तो बेटा हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन तीनों में सेम आ रहा है, sp3 लॉन पेयर भी सेम। जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लॉन पेयर भी सेम हो, तो ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लॉन पेयर सेम, ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा कंसेप्ट, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम के साइज के प्रोपोर्शनल होगा, सेंट्रल एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सराउंडिंग एटम तो सेम है तीनों में, सराउंडिंग एटम कौन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये सेम है, यानी कि सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, अब साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टॉप टू बॉटम चलने पे सेल इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होती है। अगर हम साइज के ऑर्डर की बात करें, नाइट्रोजन से बड़ा है फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा है आर्सेनिक। अरे बोलो, टॉप टू बॉटम चलने पे सेल इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होता है, तो नाइट्रोजन से बड़ा हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा होगा बेटा आर्सेनिक, राइट। ये इनके साइज का ऑर्डर बनेगा। आर्सेनिक जिसका साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, आर्सेनिक का साइज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम मिलेगा, तो ये अपने पास बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बन जाएगा। कर लोगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा NO3 माइनस NO3 माइनस NO2 माइनस और NO2 प्लस, Z इक्वल्स टू 1/2, सेंट्रल एटम 5, Z इक्वल्स टू 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5, नेगेटिव चार्ज 1, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0, 6 / 2 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, लॉन पेयर आएगा बेटा Z की वैल्यू कितनी है बेटा 3, सराउंडिंग एटम 3, लॉन पेयर आएगा बेटा 0। इसमें देखो बेटा Z इक्वल्स टू 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 प्लस नेगेटिव चार्ज 1 माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवेलेंट एटम 0, 6 / 2 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, लॉन पेयर आएगा बेटा सराउंडिंग एटम Z की वैल्यू 3, सराउंडिंग एटम 2, लॉन पेयर आएगा बेटा 1, ठीक। Z इक्वल्स टू 1/2, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 प्लस नेगेटिव चार्ज 0 माइनस पॉजिटिव चार्ज +1, नेगेटिव 0 है पॉजिटिव +1, राइट। तो नेगेटिव चार्ज को तो जोड़ देते हैं और पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देते हैं, तो फिर ये मोनोवेलेंट एटम 0, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 है, नेगेटिव चार्ज 0 है, पॉजिटिव चार्ज 1, नेगेटिव को तो उसमें जोड़ते हैं और पॉजिटिव को घटाते हैं, राइट। ये हो जाएगा बेटा 4 / 2 हाइब्रिडाइजेशन sp, लॉन पेयर आएगा बेटा Z की वैल्यू आई 2, सराउंडिंग एटम आया 2, लॉन पेयर 0। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, अरे बोलो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट बॉन्ड एंगल, तो इनमें जनरली बॉन्ड एंगल 120 और sp में क्या होता है 180, तो इसका बॉन्ड एंगल तो सबसे ज्यादा होगा, ये बात क्लियर हो गई है, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट बॉन्ड एंगल,
sp हाइब्रिडाइजेशन है 180 मिल सकता है, यहां 120 20 मिलेगा, 120 और यहां भी 120, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ये फ्लक्चुएट होंगे, लॉन पेयर पे डिपेंड करेगा कि 120 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल जो है sp है तो 180, इनका sp2 है तो 120, राइट। ये उसमें फ्लक्चुएट हो सकता है, लॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, लॉन पेयर प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन इतना गैप तो नहीं आ जाएगा कि 120 और वो 180, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो वो तो ज्यादा ही रहेगा, ये सबसे ज्यादा होगा। तो हमें पता चला कि NO2 प्लस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन इसमें 0 लॉन पेयर है, इसमें 1 लॉन पेयर है, तो एक लॉन पेयर है तो इसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा, इसमें एक भी लॉन पेयर नहीं है, यानी कि ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो ज्यादा कौन सा होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर ये रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, तो इसके बाद आ जाएगा NO3 और सबसे लास्ट में आ जाएगा NO2 माइनस, ये आपके पास ऑर्डर बन जाएगा। कर लेंगे आप इस तरीके से इसको सॉल्व, किसी को दिक्कत बेटा? आप आराम से इस तरीके से बॉन्ड एंगल चेक कर सकते हैं। सबसे पहला काम है आपका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आएंगे तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली डिफरेंट होंगे। अब दूसरा केस क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ गया, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आया तो आप क्या करोगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सेम आया तो आपकी ड्यूटी बनती है कि लॉन पेयर चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लॉन पेयर 0 आ गया सब में तो बॉन्ड एंगल सेम होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लॉन पेयर डिफरेंट आ गया, 0 नहीं आया, डिफरेंट आया, तो उस केस में बॉन्ड एंगल वेरिएबल होगा, जिसमें लॉन पेयर रिपल्शन होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। अब मान लो लॉन पेयर रिपल्शन ना हो कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसा सीन भी बन सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लॉन पेयर भी सेम हो, 0 नहीं हो, सेम हो, डिफरेंट 0 भी नहीं है, डिफरेंट भी नहीं है, सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लॉन पेयर 0 भी नहीं है, डिफरेंट भी नहीं है, लॉन पेयर सेम है, ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल एटम देखेंगे या फिर सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो वो देखेंगे, नहीं तो फिर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो वो देखेंगे। बॉन्ड एंगल साइज ऑफ सेंट्रल एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बॉन्ड एंगल साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बेटा? तो अपन इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं।